जय हिंद साथियों, क्या हालचाल आप लोगों के। आज हम एक विशेष मुद्दे पर बातचीत करना चाह रहे हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि इस समय एनसीईआरटी को लेकर के बड़ा बवाल मचा हुआ है। अभी रिसेंटली एक बड़ा परिवर्तन हुआ है एनसीईआरटी में, जिसमें कि 8वीं क्लास की एक पुस्तक है सोशल साइंस की या सोशल स्टडी की। उसमें एक चैप्टर है जिसमें भारतीय राजनीतिक मानचित्र का पुनर्निर्माण करके वो चैप्टर है, 8वीं क्लास की बुक है। उसमें दिल्ली सल्तनत, मुगल काल, विजयनगर, सिख, मराठा, ये कुछ टॉपिक्स हैं। उन टॉपिक्स में जिस तरह का कंटेंट दिया गया है, जिस तरह का परिवर्तन किया गया है, उसको लेकर के अलग अलग मत इस समय यहां पर दिखाई दे रहे हैं, जिनमें से कुछ इतिहासकार विद्वान का ये मानना है कि ये परिवर्तन सही है, कुछ इतिहासकार विद्वान मानते हैं कि परिवर्तन गलत है। तो उसी को लेकर आज हम चर्चा करने वाले हैं। मैम, आपके हिसाब से ये कितना आप सही मानते हैं इसको कि जो परिवर्तन किया गया है वो ठीक है या वो नहीं है? सर, सबसे पहले तो ये बताना जरूरी है कि इतिहास लिखा नहीं जाता, इतिहास होता है। और मैं ये चाहती हूँ और मैं ये सोचती हूँ कि कभी भी हिंदू और मुसलमान की राजनीति को हमें सरकारी एजेंडे के तौर पे नहीं देखना चाहिए और न ही इसके ऊपर कोई विशेष प्रकार की राजनीति करनी चाहिए। सत्ताएं अलग होती है और राजा का काल और उनके कार्य अलग होते हैं। तो कहीं ना कहीं मैं तो इस बदलाव से ज़्यादा सहमति नहीं रखती हूँ सर। मैम, जो परिवर्तन इस समय दिखते हैं वो जो मैंने बताया, चैप्टर का नाम है भारतीय राजनीतिक मानचित्र का पुनर्निर्माण, 13 से लेकर 17वीं शताब्दी तक का वो इतिहास दिया गया है, जिसमें कुछ चैप्टर्स हैं। उन चैप्टर्स में अब उसके पहले कोई विवाद नहीं है, उसके बाद में कोई विवाद नहीं है। प्राचीन काल को लेकर कोई विवाद नहीं आता, मध्यकाल को लेकर विवाद आता है, आधुनिक काल को लेकर कोई विवाद नहीं आता। तो अब ये जो नए तरह का विवाद मध्यकाल में लेकर के शुरू किया गया है, उसमें जैसे एक मलिक काफूर को लेकर के एक बात की गई है कि मलिक काफूर ने श्रीरंगम के मंदिर को, चिदम्बरम के मंदिर को, रामेश्वरम के मंदिर को तोड़ा, उसने हिंदुओं का कत्लेआम मचाया। ये एक फैक्ट है। अब इस फैक्ट में कोई गलत बात तो नहीं है, लेकिन इसको लिखा जाना है कि नहीं लिखा जाना है, इसको लेकर के इस समय चर्चा आम चल रही है। आपका क्या मत है इस पर? सर, संवैधानिक सरकारें तो थी नहीं मध्यकाल में। मध्यकाल में जो भी सरकारें रही हैं और प्राचीन काल में भी जो सरकारें रही हैं वो तलवारों के दम पर शासन चले हैं। और जब भी कोई तलवार के दम पर शासन चलेगा तो सर कोई ना कोई आधार तो बनाना पड़ेगा। हो सकता है आधार वर्ग विशेष का हो, जाति का हो, धर्म का हो या किसी संप्रदाय विशेष का हो। तो मैं ये नहीं कह रही कि मंदिर तोड़े वो कार्य उचित है, मंदिर तोड़े वो तथ्य सबको पता है और वो गलत है। लेकिन कहीं ना कहीं सर उन लोगों ने तलवार के दम पर शासन किए हैं और तलवार के दम पर शासन चलाने के लिए अपने धर्म को कहीं ना कहीं वरीयता देना भी उचित ही दिखाई देता है। अगर उनके स्थान पर अगर हम प्राचीन काल को भी देखें तो सर प्राचीन काल में भी राजाओं ने अपने ही धर्मों को सर्वोपरि रखा है। तो धर्म का जब भी संबंध राजनीति से जुड़ता है सर, तो कहीं ना कहीं राजनीति को धर्म थोड़ा बहुत प्रभावित किए बिना नहीं रहता। तो ये बात आलोचना की है, बिल्कुल मंदिर तोड़ना गलत बात है, लेकिन इस बात को लेके पूरा उनके योगदान को हम नजरअंदाज कर दें ये भी कहीं ना कहीं उचित नहीं दिखता। लेकिन क्या इस प्रकार के तथ्यों को इतिहास में छुपाया जाना चाहिए? सर, कभी भी इतिहास में तथ्य नहीं छुपाए गए हैं। ये सब नजरिए की बात है, ये सब दृष्टिकोण की बात है। इतिहास में तथ्य ये पहले से भी पता है। मलिक काफूर की इस बात को हम पहले से भी जानते हैं। अन्य मुगलों ने जो भी कार्य किए वो सब पहले से भी पता है। इतिहास में कहीं तथ्य नहीं छुपाए गए। अगर हम आज ये बोलें कि तथ्य छुपाए गए हैं तो फिर आज कौन से आप एस्ट्रोलॉजिस्ट हो गए कि इन तथ्यों को आपको कैसे पता चला, कहां से निकालना ये तथ्य? तथ्य पहले से ही है सर। मैंने अभी एक बात बोली थी, इतिहास सर लिखा नहीं जाता, इतिहास होता है। इसका मतलब तथ्य पहले भी थे, बस अब उसके नजरिए को देखने का भाव बदल गया है सर, दृष्टिकोण बदल गया है। जैसे एक एग्जांपल मैं दूं कि जैसे महात्मा गांधी, जिनका राष्ट्रीय आंदोलन में बहुत बड़ा योगदान दिखता है, लेकिन 1947 के बाद से लेकर 25 तक का हम इतिहास देखते हैं तो शायद महात्मा गांधी उतने आइडियल पर्सन अब नहीं दिखाई देते जितने उनको हम पहले देखा करते थे। अब गांधी को लेकर अगर टिप्पणियां हुई कि गांधी के कारण आजादी नहीं मिली, मैं ये भी नहीं कह रही सर कि गांधी के कारण ही आजादी मिली। आजादी में बहुत सारे लोगों का योगदान रहा होगा, लेकिन गांधी का योगदान सर्वोपरि है। फिर भी गांधी जी को हम दृष्टिकोण में आज हम थोड़ा सा नकारात्मक देखते हैं या उनकी प्रभावशीलता को हम कम होता हुआ दिखाई देते हैं। तो ये सब नजरिए की बात है, दृष्टिकोण की बात है। मुझे नहीं लगता कि पहले भी तथ्य छुपाए गए थे। तथ्य पहले भी वैसे ही थे, आज भी वैसे ही है। बस आज इन तथ्यों को ज्यादा तोड़ मरोड़ के प्रेजेंट किया जा रहा है, जो कि गलत है। जैसे जजिया को लेकर के बात आ रही है कि जजिया में जो पुरानी एनसीईआरटी की बुक थी, जजिया में लिखा हुआ था कि वो गैर मुसलमानों पर लगने वाला एक कर था, लेकिन जो नई एनसीईआरटी है उसमें तथ्य लिखा हुआ है कि ये हिंदुओं के सामाजिक अपमान का कारण था और ये वित्तीय सामाजिक प्रोत्साहन के लिए लगाए जाने वाला कर था। यानी एक ऐसा कर था जिसकी वजह से हिंदुओं का अपमान होता था। ये नई एनसीईआरटी में लिखा हुआ है। तो पुरानी एनसीईआरटी तो कह रही है केवल एक गैर मुसलमानों में लगने वाला कर है, तो उस तथ्य को और थोड़ा सा विस्तार देकर के हिंदुओं के अपमान का कारण इसको बताया गया है।
सर सबसे पहली बात तो ये है कि जजिया बिल्कुल ये सत्य बात है कि गैर मुसलमानों से लिया जाता था, लेकिन इसका मतलब ये कदापि नहीं होता कि धर्म के नाम पर मुसलमानों से टैक्स नहीं लेते थे। मुसलमानों से भी सर जकात लिया जाता था, जो कि उनका फर्ज माना गया कि जकात वो देंगे। बस बात इतना सा है कि सर जजिया जो था वो थोड़ा सा मात्रा में ज्यादा लिया जाता था और जकात उसकी तुलना में कम लिया जाता था। तो ये विवाद का विषय हमेशा से ही रहा है, लेकिन जजिया को भी देने के कई सारे तरीके थे सर, जजिया से बचाव के भी कई सारे तरीके थे। और मुझे नहीं लगता कि धर्म के मामले में अगर कोई टैक्स लगेगा तो कोई व्यक्ति, धर्म इतना सेंसिटिव विषय होता है कि एक टैक्स देने मात्र से वो धर्म बदलेगा। लोग कितना भी मजबूरी बस चाहे टैक्स देते रहेंगे, लेकिन एक टैक्स लेने के नाम पर शायद ही कोई व्यक्ति धर्म बदले। तो सर लेकिन जजिया की वसूली के टाइम में तलवार और कुरान को दोनों को एक साथ रखा जाता था और बोला जाता था या तो तलवार उठाओ या फिर कुरान उठाओ, इन दोनों में से एक काम करना पड़ेगा। तो जजिया जो थी ना, उसकी वसूली वास्तव में हिंदुओं के अपमान का कारण बनती थी। दूसरा, जकात की जो आपने बोला, जकात एक ऐसी कर था जो कि मुसलमानों के लिए जो था वो एक तरह से कंपलसरी था, क्योंकि कुरान में जो 5-6 नियम हैं इस्लाम के लिए, उसमें लिखा हुआ है कि हर मुस्लिम को अपनी कुल आय का 1/40वां हिस्सा दान करना अनिवार्य है। तो उस हिसाब से जकात ली जाता था। दूसरा, जकात देना है कि नहीं देना है वो आपके ऊपर था, आप चाहे तो दें चाहे तो नहीं दें। दूसरा, जकात की राशि केवल मुसलमानों पर खर्च होती थी, उनके कल्याण पर खर्च होती थी। सुल्तान उसमें दूसरा किसी भी मद पर उसको खर्च नहीं कर सकता था। लेकिन जजिया की राशि सुल्तान के पास जो जाती थी, एक तो अपमानित पहले किया गया, दूसरा जजिया की राशि पूरी तरह सुल्तान की इच्छा पर निर्भर है कि वो उसको किस तरह से खर्च करता है। तो ये भी एक तथ्य अपने आप में। सर जजिया जो कर है उसके तथ्य को कभी नहीं छुपाया गया। जजिया हम तब से बच्चों को बताते हैं कि सबसे पहले 712 में मोहम्मद बिन कासिम ने सिंध वासियों से लिया था। देने वाले लोग जिम्मी कहलाते हैं। जजिया के देने के कुछ तरीके होते थे, संभवतः गैर मुसलमानों से ही सर लिया जाता था। लेकिन जजिया के स्वरूप में समय समय पर बदलाव किए गए हैं। जैसे जजिया सर ब्राह्मणों से नहीं भी लेते थे, इस्लामिक राजा ब्राह्मणों से जजिया नहीं लेते थे, स्त्रियों को इससे मुक्त रखा। सिकंदर लोदी और फिरोजशाह तुगलक तो ब्राह्मणों को लगाया था, केवल वो अपवाद है सर। उन्होंने भी इसलिए लगाया, जैसे आपने जिक्र किया कि सिकंदर लोदी और फिरोजशाह तुगलक ने ब्राह्मणों से भी जजिया लिया। उसका एक विशेष कारण ये रहा कि फिरोजशाह तुगलक ये कहते हैं कि सबसे बड़े धर्म के व्याख्याकार ब्राह्मण है, मैं उनसे जजिया लूंगा तो मैं जो कुछ और गरीब लोग हैं, जैसे जो क्षत्रिय है, वैश्य है, शूद्र है, मैं उनसे जजिया कम कर दूंगा। तो जजिया लेने के पीछे उनका आधार ये नहीं था कि मुझे जजिया ज्यादा मिले, 3 वर्गों को सहूलियत दी जा सके, इसलिए वो जजिया ब्राह्मणों से ले रहे हैं। लेकिन जजिया बहुत सारे वर्गों से नहीं भी लेते थे सर, जैसे अनाथ से नहीं लेते थे, अपंग से नहीं लेते थे, असहाय से नहीं लेते थे, महिलाओं से नहीं लेते थे, ब्राह्मणों से नहीं लेते थे। रही बात जजिया के तथ्य की, कहीं भी इतिहास में इस तथ्य को ना तो पहले एनसीईआरटी ने तोड़ा है और ना ही सर ये बच्चों को कभी छुपाया गया कि जजिया नहीं लिया जाता था। बिल्कुल सर जजिया लिया जाता था, जिसकी आलोचना इतिहास में हर समय हुई है। लेकिन ये भी बच्चों को बताना जरूरी है कि मुगल बादशाह अकबर ने जजिया कर को सर समाप्त भी किया है। 1564 में उन्होंने जजिया कर को, जब उनको लगा कि धर्म के नाम पर किसी भी व्यक्ति से टैक्स लेना गलत है, तो मुगल बादशाह अकबर ही वह व्यक्ति है पहले जिन्होंने जजिया कर को समूल नष्ट किया है। बाद में कुछ समय के लिए औरंगजेब ने उसको वापस भी चालू किया, लेकिन अकबर के द्वारा जजिया कर समाप्त किया गया। ये कहीं ना कहीं उनकी सहिष्णुता का ही परिचायक है सर। अगला जो तथ्य है वो है बाबर को लेकर के। बाबर के बारे में नई एनसीईआरटी कहती है कि वो क्रूर और निर्दयी विजेता था। शहरी आबादी को उसने मारा, पूरी आबादी का कत्लेआम किया, बच्चों और महिलाओं को गुलाम बनाया और खोपड़ियों की मीनारें बनवाई। ये नई एनसीईआरटी जो है एक्सप्लोरिंग सोसाइटी वाली बुक, उसमें ऐसा लिखा हुआ है बाबर के बारे में। अब ये तो हम जानते हैं कि बाबर एक आक्रांता था, बाबर एक विदेशी शासक था। गजनी सॉरी बेसिकली समरकंद का उसकी इच्छा थी जीतने की, लेकिन नहीं जीत पाया। फरगना का शासक हुआ करता था, फिर उसने काबुल को जीता और काबुल जीत करके उसने भारत को अपना लक्ष्य बनाया। फाइनली 1519 से भारत पर अटैक करना शुरू किया। 1526 में पानीपत की विजय के साथ में वो दिल्ली का शासक बना, फिर आगरा का शासक बना और यहां पर उसने जिहाद का भी नारा दिया खानवा के युद्ध से पहले, और ये सब कुछ उसने किया है। तो एक विजेता होने के नाते वो जो कर रहा था उसको हम ठीक तो नहीं मान सकते, लेकिन उसको छुपा भी नहीं सकते जो उसने किया था वो। सर जो आपने बातें बताई इतिहास में ऑलरेडी हमेशा से लिखी गई हैं और किसी भी ना तो इस्लामिक इतिहासकार ने इन बातों को नकारा है, ना ही समकालीन लेखकों ने इस बात को नकारा है। रही बात बाबर के आक्रांता होने की, सर भारत की सभ्यता दुनिया की सबसे गत्यात्मक और जीवित सभ्यताओं में से एक मानी गई है। और यहाँ पर प्राचीन काल से, ऐसा नहीं कि मध्यकाल में केवल बाबर ही बाहर से एक आक्रांता के तौर पर आए हैं। सर प्राचीन काल में हूण भी आए हैं, कुषाण भी आए हैं, शक वंश भी आया है, इंडोग्रिक वंश भी आया है और उसमें से कुछ अच्छे शासक भी हुए, जैसे कुषाण वंश बहुत अच्छा भारत के लिए वंश साबित हुआ। ऐसे ही हम मुगलों को एक तरह से ये सोच सकते हैं, बिल्कुल ये सत्य बात है कि वो आए भले आक्रांता की हैसियत से रहे होंगे, लेकिन सर एक समय पे उन्होंने भारतीय संस्कृति को स्वीकार भी किया, भारतीय संस्कृति के साथ उन्होंने आत्मसात किया है। आए थे लेकिन वो फिर वापिस कभी नहीं गए, वो भारत के ही बन के रह गए। भारत की मर्यादाओं के अकॉर्डिंग भारत की गंगा जमुनी जो तहजीब थी उसको भी उन्होंने कहीं ना कहीं स्वीकार किया है।
तो केवल एक पक्ष को देख के कि बाबर आक्रांता की हैसियत से आए, बिल्कुल ये सत्य बात है, लेकिन सर कोई भी नए क्षेत्र में आएगा तो उसको शुरुआत में समस्याओं का सामना करना पड़ेगा। वो शुरुआत में धर्म सहिष्णु होकर या गुलदस्तों से राजनीति नहीं प्राप्त कर सकता सर। राजनीति या सत्ता को प्राप्त करने के लिए उसको तलवार का सहारा लेना पड़ेगा। और उस संदर्भ में बाबर ने जो कृत्य किए उसमें कई सारे नकारात्मक बच्चों को पढ़ाते हैं, लेकिन उसको इस प्रकार से पढ़ाया जाना कि वो पूर्णतः ही गलत है, वो सही नहीं है। जैसे बाबर ने सर एक बात लिखी बाबरनामा में कि भारत में उस शिक्षण संस्थानों का अभाव था, तो बिल्कुल इस बात को हम नकार नहीं सकते, क्योंकि भारत के जितने भी पुरानी यूनिवर्सिटीज थे, चाहे नालंदा हो, तक्षशिला हो, विक्रमशिला हो, उदंतपुरी हो, उनको सर चाहे इस्लाम के ही लोगों ने तोड़ दिया हो, लेकिन बाबर के आने से बहुत पहले ही उनको ध्वस्त कर दिया गया था। तो जब बाबर आए तब भारत में एक भी बड़ा विश्वविद्यालय नहीं था, तो उनका ये कहना ठीक ही है सर। उन्होंने भारत के लिए लिखा कि भारत के 3 अभिशाप थे, धूड़, गर्मी, लू। ये आज हमें भी प्रतीत होता है कि भारत में गर्मी बहुत पड़ती है, लुएं चलती हैं, धूड़ उड़ती है। तो इन सबको अगर हम संतुलित ढंग से पढ़ें तो कहीं ना कहीं उनकी आत्मकथा में कुछ बातें ठीक भी दिखती हैं, लेकिन जो अतिशयोक्तिपूर्ण बातें हैं, जैसे उन्होंने सांगा जी के लिए लिखा कि मुझे सांगा जी ने बुलाया, तो उसको बात को हर इतिहासकार और हर इतिहास को पढ़ाने वाले अध्यापक के द्वारा पूर्णतः गलत बताया भी जाता है, पहले भी बताया जाता रहा। लेकिन मैं केवल एक बात यहां कहना चाह रही हूं सर कि 8th क्लास के बच्चे को माइंड में इस प्रकार की सांप्रदायिकता के मुद्दे डाल देना और इस प्रकार हिंदू और मुसलमान की राजनीति के एजेंडों को उसके दिमाग में ठूस देना कहीं ना कहीं गलत है, क्योंकि इससे हमारी पीढ़ियों के ऊपर नकारात्मक असर होगा। और जब वो बच्चा बड़ा होगा तो एक नेगेटिव थॉट के साथ बड़ा होगा, जो हमारे समाज के लिए घातक साबित होगी। अब अकबर के लिए जो लिखा गया है नई एनसीईआरटी में वो है कि अकबर एक क्रूरता और सहिष्णुता का मिश्रण था। इसने चित्तौड़ पर आक्रमण किया, कुल 30,000 से अधिक नागरिकों को मारा, महिलाओं और बच्चों को गुलाम बनाया, और इसने बोला है कि काफिरों के किलों पर कब्जा करना ये इस्लाम की स्थापना करना है। उसने जो है वो ये तक कहा है कि जो इस्लाम है उसका काम है कि वो इस तरह से लोगों को गुलाम बनाए या उनके किलों पर कब्जा करे। उसके लिए शब्द यूज हुआ है कि उसकी रक्त पिपासु तलवार थी जिससे वो महिलाओं और बच्चों को गुलाम बनाता था। उसने किसी भी उच्च पद पर गैर मुस्लिम व्यक्ति को नियुक्त नहीं किया। सर सबसे पहला तो ये एक तथ्य ही गलत हो जाता है कि उन्होंने किसी भी उच्च पद पर गैर मुस्लिम को नियुक्त नहीं किया। उनके सर्वश्रेष्ठ मनसबदारों में और सबसे उच्च पदाधिकारियों में मानसिंह कछुआ जैसे राजपूत योद्धा रहे हैं। और अकबर ने जो मनसबदारी व्यवस्था शुरू करी उसमें अनेक सारे हिंदू भी शामिल दिखाई देते हैं। इवन अकबर के नवरत्नों में भी सर तानसेन हिंदू दिखाई देते हैं, बीरबल हमें हिंदू दिखाई देते हैं, टोडरमल हिंदू दिखाई देते हैं, मानसिंह कछुआ हिंदू दिखाई देते हैं। तो पूर्णतः उन्होंने ऐसे गैर इस्लाम के लोगों को दरकिनार किया, ये बात तो बिल्कुल ठीक नहीं है। रही बात अकबर के राजा बनने से संबंधित, तो सर इसमें सबसे बड़ी बात ये जानने की आवश्यकता है कि सर राजा बनने तक की सफर और राजा बनने के बाद में उस व्यक्ति के द्वारा किए गए कार्यों को अलग अलग दृष्टिकोण से समझना चाहिए। राजा कभी भी जब कोई बनता है सर तो वो कोई ऐसे कमल का सेज नहीं है कि उसको ऐसे मिल गया कि उस पर जाके बैठ जाना है। शुरुआत में स्ट्रगल करना ही पड़ेगा। अगर हम केवल इस बात पे अकबर को तोल दें तो सर भारत में ग्रेट राजा हुए महान राजा अशोक ने भी सर कलिंग युद्ध में 1.5 लाख लोगों की हत्याएं करी है। अशोक भी अपने भाइयों को मारकर ही शासक बने, लेकिन फिर भी अशोक को चांडा अशोक नहीं धम्मा अशोक पढ़ते हैं, क्योंकि जिस दिन उनको लगा कि सब गलत है उन्होंने सब छोड़ दिया और उन्होंने धर्म का रास्ता अपनाया। वैसे ही सर हम और भी राजा पढ़ सकते हैं, वैसा ही एक एग्जांपल अकबर है। ठीक है, माना कि अकबर ने शुरुआत में काफिरों के किलों को भी वध करने की बात करी होगी, लेकिन सर ये वही अकबर है जिन्होंने दास प्रथा समाप्त करी है, जिन्होंने जजिया कर समाप्त किया है, जिन्होंने तीर्थयात्रा कर समाप्त किया है। सर शिकागो विश्व धर्म सम्मेलन से 300 साल पहले मुगल बादशाह अकबर के द्वारा इबादत खाना खोला गया, जिसमें हिंदू धर्म के भी संत आए हैं, जिसमें इस्लाम के संत भी बुलाए गए हैं, जैन धर्म के बुलाए गए हैं, सर पारसी धर्म के संतों को आहूत किया गया है, ईसाई धर्म के संतों को आहूत किया गया है। और जब इबादत खाने के प्रॉपर रिजल्ट अकबर को समझ में आते हैं तो अकबर अपने आप को पूर्णतः सहिष्णु कहते हैं और बाकायदा सर उन्होंने मजहरनामा की घोषणा करके कहा भी है कि मैं आज के बाद में धर्म की व्याख्या किसी भी मौलाना या मौलवी या काजी से नहीं करवाऊंगा, बल्कि मैं ही करूंगा, क्योंकि मैं ना तो आज मुसलमान बचा और ना मैं हिंदू, मैं तो सबको मानता हूं। सर अकबर के ही काल में श्री रामचरितमानस जैसा सबसे प्रसिद्ध ग्रंथ भारत का लिखा गया है, जो तुलसीदास जी ने लिखा है। तुलसीदास जी को अकबर ने किसी प्रकार का कोई दंड तो हमें नहीं दिखता। बाकायदा अकबर ने तुलसीदास जी को बुलाने के लिए अब्दुल रहीम खाने खाना को भेजा। सर अकबर के ही दरबार में अब्दुल रहीम खाने खाना, जिनको हम रहीम दास जी के नाम से जानते हैं, वो हुए जिन्होंने रहीम सतसई जैसा ग्रंथ लिखे 700 दोहे भारतीय इतिहास को दिए हैं। सर अकबर के काल को हिंदी साहित्य का स्वर्ण काल भी कहा जाता है। अकबर के काल में भारत के सभी महत्वपूर्ण जो प्राचीन संस्कृत के ग्रंथ हैं, चाहे वो रामायण हो, महाभारत हो, अथर्ववेद हो, चाहे विष्णु शर्मा का पंचतंत्र हो, चाहे कल्हण की राजतरंगिणी हो, इन सब का अनुवाद भी हुआ है सर। तो किस आधार पे हम कह सकते हैं कि अकबर धर्म सहिष्णु नहीं था? और सबसे लास्ट बात सर,
चलिए आप इतिहासकारों को छोड़ दीजिए कि इतिहासकार तो कोई वामपंथी विचारधारा से लिखता है, कोई दक्षिणपंथी विचारधारा से लिखता है, लेकिन सबसे बड़ी बात है सर स्वामी विवेकानंद जी ने क्या लिखा अकबर के लिए और क्या बोला, क्या ये हमें इतिहास में मेंशन नहीं करना चाहिए? सुभाष चंद्र बोस ने क्या लिखा है अकबर के लिए, क्या हमें ये मेंशन नहीं करना चाहिए? बाकायदा विवेकानंद ये लिखते हैं, बाकायदा उन्होंने आगरा का ताजमहल देखा तो वो ये कहते भी हैं कि इसको देखने के लिए कई वर्ष लग जाएं, कई दिन लग जाएं, उतना समय नहीं है। और अकबर एक ऐसा व्यक्ति था जिसने मध्यकाल में हिंदू और मुसलमान में सहिष्णुता कायम करने का सबसे सफल प्रयास किया। तो इस बात को हम कैसे नजरअंदाज कर सकते हैं? भले इतिहासकारों को ना पढ़ा जाए, लेकिन कम से कम भारत के संत हैं, भारत के जो राष्ट्रवादी नेता हैं, उनकी जो टिप्पणियां उनको दरकिनार करना कहीं ना कहीं मुझे उचित नहीं लगता है सर। एक और मुद्दा जो इसमें आ रहा है वो औरंगजेब को लेकर है। औरंगजेब पर तो खैर कंट्रोवर्सी हमेशा रहती है, इस बार भी उसके कब्र को खोदने तक की बात आई थी। उसका जो औरंगाबाद नाम का जो शहर उसने बसाया था उसको नाम बदल दिया गया, छत्रपति संभाजी नगर कर दिया गया। तो औरंगजेब को लेकर कहा गया है कि उसने सोमनाथ के, काशी के, मथुरा के मंदिरों को तोड़ा है। वो भी रक्तपिपासु शासक था, उसने बहुत सारा कन्वर्जन करवाया, उसने सिख गुरुओं की हत्या करवाई, सिखों पर जबरदस्ती के दबाव डाले, ये सब कुछ उसने किया। तो ये भी इसमें लिखा गया है। आप यहां तक कहां तक सही मानती हैं कि ये जो तथ्य हैं वो सही हैं? सर औरंगजेब के संदर्भ में जो कुछ भी लिखा गया वो पहले से भी बच्चों को पता था, पहले से भी ये तथ्य सही थे सर। औरंगजेब के लिए सच में लिखा जाता है कि वो एक कट्टर सुन्नी मुस्लिम राजा थे और उन्होंने शरीयत को अपने शासन का आधार बनाया। लेकिन और ये भी सत्य बात है सर, उन्होंने मंदिरों को ध्वस्त करवाया। तो इतिहास में औरंगजेब की हमेशा से आलोचना होती रही है, लेकिन फिर भी इसमें कुछ बातें बताने की जरूरी है। और वो ये है सर, औरंगजेब ने एक नकारात्मक काम किया कि क्योंकि शरीयत में समा का निषेध था तो उन्होंने सभी कलाकारों को अपने दरबार से बाहर निकाल दिया। लेकिन इससे भारत को तो फायदा हुआ सर, क्योंकि जो भी कलाकार मुगल दरबारों से बेरोजगार होकर बाहर आए वो स्थानीय राजा रजवाड़ों के यहाँ पे गए, जिससे भारतीय कलाओं का न केवल विकेंद्रीकरण हुआ बल्कि व्यवसायीकरण भी हुआ। तो मान लीजिए उसने एक नकारात्मक काम किया, लेकिन फिर भी सर मैं ये सोचती हूँ कि औरंगजेब ने जो भी कार्य किए वो धर्म से प्रभावित कम बल्कि राजनीति से प्रभावित ज्यादा थे। औरंगजेब के मनसबदारों में भारतीय इतिहास में सर्वाधिक 33% हिंदू मनसबदार थे। औरंगजेब के अकबर के काल से भी ज्यादा हिंदू मनसबदार औरंगजेब के काल में रहे। इससे साफ पता चलता है सर, औरंगजेब राजनीतिक दृष्टिकोण से कट्टर या खराब नहीं है। राजनीतिक दृष्टिकोण में योग्यता को हमेशा महत्व देते हैं, अगर वो कट्टर है तो कहीं ना कहीं धर्म के मामले में। लेकिन औरंगजेब के साथ हम अकबर की तुलना कर दें, ये इतिहास में बिल्कुल उचित नहीं लगता है। और संभवतः महसूस होता है सर कि इस प्रकार से इतिहास लिखे जाएंगे तो बहुत सारे ऐसे अनछुए पहलू जो छोड़े गए, जैसे उच्च वर्गों के द्वारा लगातार भारत में निम्न वर्गों का शोषण होता रहा है, तो फिर तो ये भी पाठ्यक्रम में मेंशन होना चाहिए। भारतीय नारियों के इतिहास को सदैव दबाने की कोशिश करी गई है, इनको भी इतिहास में पाठ्यक्रम में शामिल करना चाहिए। बहुत सारी हाशिए पे छूटे हुए ऐसे वर्ग होंगे, जातियां होंगी, जनजातियां होंगी जिन्होंने अपना बहुत बलिदान दिया है, लेकिन उनको कहीं इतिहास के पन्नों में जगह ही नहीं मिली, उनको भी सर लिखा जाना चाहिए। बात ये नहीं है कि अकबर कैसे थे, महत्वपूर्ण बात यह कि जिस प्रकार से तथ्यों के साथ तोड़ मरोड़ की जा रही है वर्तमान समय में, वो कहीं ना कहीं सर उचित नहीं दिखती। ठीक है, जहां अकबर की गलतियां आप बताइए, लेकिन अकबर को औरंगजेब व बाबर के समकक्ष हम नकारात्मक या फिर रक्त पिपासु शासक ठहरा दे, ये बिल्कुल भी सर उचित नहीं लगता। मैम बात इसमें एक है, जैसे एनसीईआरटी ने इसको शुरू किया, एनसीईआरटी 1961 में इसकी स्थापना हुई। 1860 में इंडियन सोसाइटीज रजिस्ट्रेशन एक्ट नाम से आया था लॉर्ड कैनिंग के टाइम में, जिसमें जितनी भी इस तरह की इंटेलेक्चुअल सोसाइटीज थी या जो प्रॉपर्टी वाली सोसाइटीज थी उनके लिए इसकी स्थापना की गई थी। तो ये जो सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट है, ये एनसीईआरटी को ऑथराइज करता है कि वो अपनी तरफ से किसी भी तरह की कोई भी तथ्य लेके आ सकता है खोजबीन करके, या कोई भी पुस्तक लेके आ सकता है, पाठ्यक्रम निर्धारित कर सकता है। तो उसी लिहाज से एनसीईआरटी ने ये वाला काम किया है। एनसीईआरटी इसमें कहता है कि उसका मुख्य उद्देश्य है बालकों में क्रिटिकल थिंकिंग को डेवलप करना, यानी एक ऐसी सोच विकसित करना है जिसमें वो रटे नहीं, वो चीजों को समझने की कोशिश करें। अभी तक ये मामला जाना जाता था कि जैसे अभी तक एक पार्टी की सरकार थी, फिर दूसरी पार्टी की सरकार आई, तो पहली जो पार्टी की सरकार थी उसने अपने हिसाब से कुछ इतिहास को लिखवाया, अब जो पार्टी की सरकार आई उसने अपने हिसाब से इतिहास को लिखवाया। इकोनॉमिक्स को लेकर कोई बहस नहीं होती, ज्योग्राफी को लेकर कोई बहस नहीं होती, पॉलिटिकल साइंस को लेकर बहस नहीं होती, साइंस के किसी स्ट्रीम को लेकर बहस नहीं होती। ये सारी बहस केवल आके टिक जाती है इतिहास पर। वामपंथी इतिहासकार, दक्षिणपंथी इतिहासकार या साम्राज्यवादी इतिहासकार या सब ऑल्टर्न वाले इतिहासकार, ये अलग अलग तरह की स्ट्रीम इतिहास में देखने में आती है। और फैक्ट तो वही होता है, लेकिन फैक्ट को देखने का नजरिया सबका बदल जाता है। जैसे हम बात करते हैं, मान लीजिए कि जब शुरुआत में भारत का इतिहास लिखने की बात आई तो पहले वाला साम्राज्यवादी इतिहासकार थे जो ब्रिटिश इतिहासकार ज्यादातर हुआ करते थे। जेम्स मिल ने हिंदू मुस्लिम ब्रिटिश काल में भारतीय इतिहास का विभाजन किया था। उसके बाद फिर जब साम्राज्यवादी इतिहासकार आए तो उन्होंने उसको प्राचीन मध्य और आधुनिक काल में विभाजित किया।
अब ये जो विभाजन था उसमें फिर क्योंकि कांग्रेस सरकार थी शुरू में, तो उनकी अपनी विचारधारा का प्रभाव था। जैसे राष्ट्रीय आंदोलन पूरी तरह से ऐसा लगता है जैसे वो कांग्रेस का आंदोलन हो, यानी वहां दिखता है कि 1885 लेकर के 1947 तक दूसरी कोई भी पार्टी या दूसरा कोई भी वर्ग कुछ नहीं कर रहा था, केवल जो कुछ कर रहा था वो एक ही पार्टी और एक ही वर्ग कर रहा था। तो ये जो इस तरह का इतिहास था ये भारत के लिए खतरनाक हो सकता था, क्योंकि आपने बाकी का जो महत्व था वो नकार दिया। जैसे भारत का इतिहास जो लिखा गया केवल मुख्य भूमिका लिखा गया, उसमें कहीं पर भी नॉर्थ ईस्ट का इतिहास नहीं है, उसमें कहीं पर भी दक्षिण के इतिहास को बहुत ज्यादा महत्व नहीं दिया गया। उत्तर भारत के बच्चे दक्षिण भारत के बारे में कुछ नहीं जानते, दक्षिण भारत के बच्चे उत्तर भारत के बारे में कुछ नहीं जानते, और दक्षिण और उत्तर पूर्व के बारे में कुछ नहीं जानते। उत्तर पूर्व में अहोम नाम का एक बड़ा राज्य असम में रहा, उसके बारे में हमें कोई जानकारी नहीं है। रानी गाइडिंलियू का एक बड़ा प्रभाव दिखता है राष्ट्रीय आंदोलन पर, उनके बारे में कोई जानकारी नहीं मिलती। इसी तरह से कुछ और महिलाएं जैसे अक्का देवी का नाम आता है, रुद्रम्मा का नाम आता है, रानी दिद्दा का नाम आता है, चिन्नम्मा का नाम आता है, उनके बारे में इतिहास में कुछ नहीं लिखा गया या बहुत ज्यादा जानने की कोशिश नहीं की। अहिल्याबाई होलकर का बहुत बड़ा योगदान रहा आधुनिक काल में, ब्रिटिश पीरियड में जाकर के, लेकिन फिर भी उनके बारे में एक लाइन हमें कहीं पढ़ने को नहीं मिलती। तो इसीलिए इन तथ्यों को इस समय शामिल करना जरूरी है, इसीलिए सरकार अब इस समय एनसीईआरटी में बदलाव करने की बात कर रही है। सर सबसे पहले तो जैसे आपने बताया कि दक्षिण को शामिल नहीं किया गया, तो मैं ये बताना चाहती हूँ सर, साउथ की राजनीति हमेशा से ही इतिहास में बहुत अच्छे ढंग से पढ़ी जाती रही है। चोल साम्राज्य, चालुक्य साम्राज्य, पल्लव साम्राज्य, राष्ट्रकूट साम्राज्य, चेर साम्राज्य, ये सब सर इतिहास में बच्चे अच्छे से जानते रहे हैं। जितने लोग बीरबल को और तानसेन को जानते हैं उतने लोग तेनालीराम को भी जानते हैं। जितनी मूवियां हम कहते हैं अकबर पे बनी है, बाबर पे बनी है, औरंगजेब पे बनी है, तो सर साउथ में कृष्णदेवराय पर भी बनी है, राजेंद्र प्रथम पर भी बनी है, राजराज प्रथम पर भी बनी है। तो ये तो कहना बिल्कुल गलत होगा कि साउथ को इसमें शामिल नहीं किया गया। आपने रानी गाइडिंलियू का जिक्र किया, तो उनको रानी की उपाधि ही सर जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा दी गई है, तो बिल्कुल ऐसा भी नहीं है कि उनको शामिल नहीं किया गया। फिर भी कहीं ना कहीं जो आप कह रहे हो कि कम दिखाई देता है, उसकी वजह केवल और केवल जो है वो है सर उत्तर और दक्षिण की राजनीति में, उत्तर और दक्षिण की संस्कृति में बहुत अंतर बहुत पहले से ही रहा है सर। साउथ इंडिया के लोग अपने आप को आज भी द्रविड़ मानते हैं, वो आज भी कहते हैं कि हम सिंधु घाटी सभ्यता के मूल लोग हैं, और वो नॉर्थ के लोग हैं उनको कहते हैं कि ये तो आर्यों की संतानें हैं, यानी विदेशी मूल से आए हुए हैं। तो सर ये लड़ाई केवल उत्तर और दक्षिण की राजनीति में शामिल होने से नहीं है, ये लड़ाई प्रजातिगत भेद है। उत्तर और दक्षिण के लोगों में न केवल जाति का अंतर है बल्कि प्रजाति का भी अंतर है, वेशभूषा का, खान पान का, रहन सहन का, रीति रिवाजों का, सभी प्रकार के अंतर है। और इस बात को मैं प्रमाणित भी कर सकती हूं कि सर जब भारत पर महमूद गजनवी के आक्रमण हो रहे थे तब साउथ में चोल साम्राज्य के महान राजा राजराज प्रथम और राजेंद्र चोल का राज्य था, फिर भी उन्होंने आक्रमणों को रोका। बल्कि इसका मतलब ये कदापि नहीं उठता कि वो गजनवी से कमजोर थे, वो चाहते तो रोक सकते थे, लेकिन सर नॉर्थ में उनका इंटरेस्ट ही नहीं था। साउथ और नॉर्थ का कल्चर हमेशा से अलग रहा है। साउथ के अगर इतिहास को पढ़ा जाएगा तो उसमें नॉर्थ को कहीं ना कहीं कम ही वेटेज दिया जाएगा, वैसे ही नॉर्थ का इतिहास पढ़ा जाएगा तो हम साउथ को कम वेटेज देंगे। तो इसमें किसी की कोई चाल नहीं है सर। इतिहास जवाहरलाल नेहरू जी ने नहीं लिखा, इतिहास ना ही कांग्रेस पार्टी ने लिखा सर, इतिहास को इतिहासकारों ने लिखा है। तो इतिहास जैसे विषय को हम किसी राजनीति का या किसी हिंदू मुस्लिम राजनीति का या एजेंडा बनाए किसी सरकार का, तो ये कहीं ना कहीं सर बिल्कुल भी गलत हो जाता है। हाँ, कुछ अगर लगता है कि कुछ चीजें हाशिए पे छूटी हैं तो उनको शामिल किया जा सकता है, उनको और अच्छे से पढ़ाया जा सकता है, लेकिन इसका मतलब ये कदापि नहीं होता कि जो तथ्य ऑलरेडी पढ़ाए जा रहे हैं उनमें हम बहुत सारे बदलाव कर दें कि वो तथ्य ही बदल जाए। ये कहीं ना कहीं सर उचित नहीं है। मैम, जो पुस्तक अभी दी गई है इसमें एनसीईआरटी की, उन पुस्तकों में कहीं पर भी तथ्यात्मक त्रुटि कोई नहीं मिलती। यानी वो ये नहीं कह रहे, किसी ने भी जो भी विवाद उठाने वाले हैं, जो भी ये कहने वाले हैं कि पुस्तक जो है वो गलत है, वो ये नहीं कहते कि इसमें तथ्य गलत है। तथ्य अपने आप में सही है, बस उसका नजरिया थोड़ा सा बदला गया है। अब उस नजरिए में जो बदलाव है वो कितना पॉजिटिव है कितना नेगेटिव है, ये एक समय के हिसाब से, अब क्योंकि हम छात्र हैं इतिहास के, हम इतिहासकार नहीं है, हम केवल इतिहास के छात्र हैं, तो आप भी छात्र हैं, हम भी छात्री हैं, तो उस नाते हमारी को जिम्मेदारियां बनती हैं कि हम किस तरह से उसको समझने की कोशिश करें, किस तरह उसको पढ़ने की कोशिश करें। जैसे कि आप चाहे व्यूअर हो चाहे आप छात्र हो, लेकिन हमारा जो नजरिया है वो किसी भी कंडीशन में ये होना चाहिए कि इतिहास वो लेके चले जो भारतीयता का समर्थक हो। इतिहास में हमेशा उन्हीं लोगों की पहचान रहनी चाहिए जिन्होंने भारतीय मूल्यों को, भारतीय संस्कृति को आगे बढ़ाया। अब ऐसा कोई भी व्यक्ति जो भारतीयता को नहीं बढ़ाता, जैसे औरंगजेब भारतीयता को नहीं बढ़ाता, किसी भी स्थिति में औरंगजेब किसी का आदर्श नहीं हो सकता। ऐसे ही बहुत सारे शासक हो सकते हैं जो किसी भी स्थिति में आदर्श नहीं हो सकते, लेकिन कुछ शासक ऐसे हैं जिनको आदर्श रूप में स्थापित किया जाना चाहिए। जैसे महाराणा प्रताप का नाम आता है, छत्रपति शिवाजी का नाम आता है। ऐसे ही प्राचीन भारत के बहुत सारे शासक हैं, चंद्रगुप्त मौर्य का नाम आ सकता है, अशोक का नाम आ सकता है, या समुद्रगुप्त और चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के नाम भी आ सकते हैं, जो आदर्श के रूप में स्थापित होते हैं।
लेकिन कहीं भी किसी भी शासक ने, चाहे वो कितने भी शक्तिशाली रहे हों, उन्होंने किसी भी दूसरे धर्म के और इन धार्मिक स्थानों को नहीं तोड़ा। किसी भी धार्मिक व्यक्ति को इस आधार पर नहीं मारा गया कि वो दूसरे धर्म को मानने वाला है। लेकिन ऐसा मध्यकाल में बहुत ज्यादा दिखता है। अब उसको छुपाने की आवश्यकता शायद नहीं होनी चाहिए। सर, ऐसा हम नहीं कह रहे कि मध्यकाल में छुपाने की आवश्यकता है या छुपाया गया है, लेकिन केवल और केवल एक काल को या एक वर्ग विशेष को टारगेट करना कहीं ना कहीं उचित नहीं है। मान लीजिए, एक बार मान भी ले आपकी बात को कि मुगलों ने क्रूरलिटी की, मान लीजिए, लेकिन सर मुगलों के सबसे बड़े सेनापति तो कहीं ना कहीं भारतीय हिंदू ही थे, तो फिर तो वो भी तो उसमें जिम्मेदार होंगे। फिर उनका इतिहास आप किस रूप में पढ़ोगे? उनको हम रक्त पिपासु कहेंगे तो फिर बहुत सारी ये तो गलत बात हो जाएगी। तो केवल मुगलों ने केवल खुद से शासन थोड़ी किया है सर। मुगलों के मनसबदारों में सिख भी शामिल है, मराठे भी शामिल है, राजपूत भी शामिल है, अन्य हिंदू वर्ग भी शामिल है। तो फिर केवल एक वर्ग को टारगेट करना उचित नहीं दिखता। रही बात दूसरी कि सर अंग्रेजों का इतिहास क्यों नहीं लिखा जाता, अंग्रेजों के बारे में क्यों नहीं बताया जाता? अंग्रेजों के नामों के आगे गवर्नर जनरल, उनके आगे लॉर्ड लिखे गए हैं, उनको हम लॉर्ड के तौर पर पढ़ते हैं। क्या इनके बदलाव करने की जरूरत नहीं है सर? इतिहास में पुनर्लेखन ठीक है, पुनर्लेखन होना भी चाहिए, लेकिन पुनर्लेखन का मतलब ये कदापि नहीं होता कि कभी एक वर्ग या एक शासक को ही हम टारगेट कर दें। इससे सबसे बड़ा नेगेटिव प्रभाव क्या आएगा सर कि अभी तक ये लगता था हर विद्यार्थी को, बच्चा ये समझता था, छोटा बच्चा, कि मुगल अलग थे, वो हो गए, और आज का मुसलमान अलग है। लेकिन इस प्रकार की चीजें अगर इतिहास में पढ़ाई जाएंगी तो कहीं ना कहीं बच्चा आज के मुसलमानों का संबंध जोड़ेगा। किससे जी? मुगलों से, कि ये तो बाबर के उत्तराधिकारी है, तो अकबर के उत्तराधिकारी है। इससे सांप्रदायिक विवाद और भी सर बढ़ जाएंगे। और दूसरा सबसे बड़ी बात सर, जैसे आपने नजरिए की बात करी, जैसे आज का हमारा इतिहास है, प्रशासन है, सत्ताएं है, सरकार है, अगर सर इनके काल को 200 साल बाद में हम लिखें तो क्या लगता है सर आपको ये पूर्णतः अच्छा लिखा जाएगा? हो सकता है कोई इतिहासकार इसे डार्क पीरियड कहेगा, हो सकता है कोई इसे डिटेक्टरशिप का नाम देगा, हो सकता है इसे कोई गोल्डन पीरियड कहेगा, लेकिन इतिहास को आज से 200 साल बाद में लिखा जाएगा तो संभवतः वो पूरा सकारात्मक तो नहीं लिखा जाएगा। सबसे बड़ा सवाल यहाँ ये समझने का है सर, आज से 500 साल पहले, 700 साल पहले, 1000 साल पहले जो घटना हो गई, उस मध्यकाल की घटना को आज के परिप्रेक्ष्य में कैसे हम संभव सिद्ध कर सकते हैं? उस घटना को उसी संदर्भ में पढ़ा जाएगा, उसी संदर्भ में पढ़ाया जाएगा तो शायद संभवतः सर इतिहास ठीक दिखाई देगा। इतिहासकार इरफान हबीब साहब ने बाकायदा सर राजपूत और मुगल काल नाम से इतिहास लिखा। उन्होंने लिखा ही नहीं मुगल काल, उनका नाम ही क्या है? मुगल व राजपूत इतिहास। तो हमें अपने दृष्टिकोण को सर बड़ा करना पड़ेगा, संतुलित करना पड़ेगा। हमारी गंगा जमुनी तहजीब है उसको ध्यान में रख के पढ़ाना पड़ेगा। इतिहास में कोई तथ्य ना पहले कभी छुपाया गया ना आज छुपाया गया। पुनर्लेखन अपनी जगह ठीक है, लेकिन इस प्रकार से केवल एक वर्ग को टारगेट करना कि उन्होंने जो किया गलत है, ये सर कहीं ना कहीं बिल्कुल भी उचित नहीं दिखाई देता। और इस प्रकार के बदलाव कहीं ना कहीं मुझे सार्थक नहीं लगते। मैम, उसी पुस्तक में ये लिखा हुआ है डिस्क्लेमर में कि ये जो भी इतिहास हम पढ़ रहे हैं उसके लिए आज के किसी वर्ग को जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता। यानी आज का वर्ग उस समय के द्वारा, उस समय के शासक द्वारा किए गए कार्यों के लिए जिम्मेदार नहीं है। वो शासक कोई और थे, ये शासक कोई और है। ये केवल इतिहास का लेखन है, यानी वो इतिहास में तथ्यों को लेकर आने की बात कर रहे हैं जो या तो कहीं छुपे थे या उनको कमतर किया गया था। इंडिया में सेक्युलरिज्म बहुत जरूरी चीज है। इंडिया का सेक्युलरिज्म बिल्कुल बहुत अपने आप में महान है। हम बाय डिफॉल्ट सेक्युलर हैं, लेकिन उस सेक्युलरिज्म का मतलब ये नहीं होता कि आप किसी के गलत कार्यों को छुपा लें या किसी के गलत कार्यों को जो है वो सही करके प्रमोट करने की कोशिश करें। सर, ऐसे कहते हैं कि जब कोई व्यक्ति इस दुनिया से चला जाता है तो उसकी अच्छी बातों को याद करना चाहिए। और मैंने आपको लगातार ये बताया कि सर जीवन में मानवीय भूल प्रत्येक व्यक्ति से हो सकती है, और हो सकता है कि मध्यकाल में भी राजाओं से हुई है। मैं बाबर और औरंगजेब का पक्ष यहाँ रख ही नहीं रही हूँ, मेरा पक्ष केवल और केवल अकबर है। अगर अकबर के संदर्भ में हम पढ़ें तो सर उनको इस प्रकार से हम औरंगजेब की कैटेगरी में खड़ा कर दें, बिल्कुल एकदम गलत दिखाई देता है। क्योंकि भारत के किसी भी बड़े काल को देखेंगे सर, किसी भी बड़े राजा को देखेंगे तो इतिहास में ऐसे एग्जाम्पल आपको हजारों मिल जाएंगे। जैसे मैंने अशोक का एग्जाम्पल दिया कि उन्होंने भी भाइयों की हत्या करी। राजस्थान के संदर्भ में सर मालदेव राठौड़ अपने पिता राव गांगा की हत्या करके शासन प्राप्त करते हैं, लेकिन मारवाड़ के इतिहास में उनका नाम बड़ा अच्छा सा लिखा जाता है, उनको योग्य राजाओं में माना जाता है। तो इस प्रकार से अगर हम उनकी क्रूरटी की बात करें तो वो पूर्णतः गलत नहीं है सर। मैं ये नहीं कह रही कि अकबर ने कोई भी कार्य गलत नहीं किया, लेकिन अब जैसे आपने बताया कि एनसीईआरटी में साफ लिखा गया है कि हम जो कुछ भी लिख रहे हैं उसे आज से संदर्भ में ना जोड़ा जाए। लेकिन सर बच्चे को ये व्याख्या करेगा कौन?
कौन बताएगा ये व्याख्या करके कि भाई साहब आज के संदर्भ में इसकी व्याख्या नहीं है? बच्चा तो सीधा सीधा वो आज के संदर्भ में उस बात को लेगा। ऑलरेडी ही भारत में दो वर्गों को लेकर लगातार सियासतें हमें दिखाई देती हैं। सत्ता के गलियारे सदैव हम दो वर्गों को लेकर गर्म जोशी में ही देखते हैं। अब उस वर्ग को एक बार और टारगेट करना कहीं ना कहीं उचित नहीं है सर। और जैसे आपने सर थोड़ी देर पहले, सबसे पहले हमारी जजिया से बात हुई, तो मैं एक बात और इसमें जोड़ना चाहती हूँ सर। मराठों के द्वारा एक टैक्स लिया जाता था जिसका नाम था चौथ। जब तक छत्रपतियों का काल था चौथ की वसूली बहुत नकारात्मक नहीं थी, लेकिन जब पेशवाओं का काल आया तो चौथ एक लूटमार का सा कर दिखाई देने लग गया। सर ये भी हमें संदर्भ जानना जरूरी है विस्तृत ढंग से कि कभी भी राजस्थान के किसी भी राजा ने मुगलों से दुखी होकर अंग्रेजों से सहायक संधियां नहीं करी, लेकिन हमने अंग्रेजों से सहायक संधियां किनके कारण करी सर? मराठों के चौथ से परेशान होके हमने एक टाइम पर अंग्रेजों से सहायक संधियां करी है। तो हम पर्टिकुलर एक जजिया को गलत ठहराएं ये उचित नहीं है। फिर अगर जजिया की तुलना करनी है तो हमें चौथ को भी उसमें शामिल करना पड़ेगा। और रही बात अकबर के कार्यों की, तो सर अकबर के काल में अनेक महान लोग हुए हैं। अकबर ने अनेक सारी चीजों को प्रमोट किया है और धर्म के संदर्भ में अकबर कहीं भी मुझे सर असहिष्णु नहीं दिखाई देते हैं। चाहे किसी भी धर्म की बात हो, जैसे कि जैन धर्म के हरि विजय सूरी थे, उनको उन्होंने जगत गुरु की उपाधि दी। जैन धर्म के जिन चंद्र सूरी थे उनको उन्होंने युग प्रधान की उपाधि दी। सर वो राजस्थान के दादू दयाल का इतना रिस्पेक्ट करते थे कि बाकायदा उनको इबादत खाने में बुलाया और अपने अजमेर स्थित अकबर जो दुर्ग है मैगजीन का किला, उसकी नींव संत दादू दयाल से रखवाई। वो सिखों के चौथे गुरु रामदास जी से इतने प्रभावित थे कि उन्होंने सिखों के चौथे गुरु रामदास जी को बाकायदा अमृतसर में 500 बीघा जमीन दी और उसी जमीन पर अर्जुन देव जी के काल में फिर गुरुद्वारा श्री हरमंदिर साहब, जिसको हम स्वर्ण मंदिर गोल्डन टेम्पल के नाम से जानते हैं, इतनी महान इमारतें बनी है। अब किस बेस पे हम अकबर को पूर्णतः धर्म सहिष्णु असहिष्णु कह सकते हैं? ये बिल्कुल इन एग्जाम्पलों से सिद्ध हो सकता है कि सर वो धर्म असहिष्णु राजा नहीं है। और ठीक है, जीवन की शुरुआत में जब राजा बनते हैं, शुरुआत के समय में उनमें कुछ ना कुछ हो सकता है सर कि एक धर्म से जुड़ा हुआ कोई पक्ष ज्यादा दिखाई दे, लेकिन समय के अकॉर्डिंग आदमी परिष्कृत कर ले, वही सर महान व्यक्ति होता है। महान कौन बनता है सर? या तो किसी को माफ करके या माफी मांग के या कोई प्रायश्चित करके। और ये सब काम हमें अकबर के काल में दिखाई देते हैं। अकबर ने सभी कार्य किए। तो इस हिसाब से लगता है कि अकबर को चाहे मैं ये नहीं करी महानता का टेक दो, लेकिन जितनी रिस्पेक्ट उनकी पहले से चली आ रही है उतनी संतुलित रिस्पेक्ट तो उनकी पुनः बनी रहनी चाहिए सर। हम इसको बहस को यहाँ खत्म करना चाहेंगे, लेकिन एक बात आप सभी से यहाँ पर जरूर कहना चाहेंगे कि ये इतिहास है ना, इतिहास नजरिए का होता है, लेकिन हमें हमारा नजरिया हमेशा संतुलित रखना है। हम किसी पार्टी के प्रवक्ता नहीं है, हम कोई धर्मगुरु नहीं है। हमें वही बात करनी है जो भारतीय होने के नाते उचित है, एक छात्र होने के नाते उचित है, एक विषय का अध्येता या एक अध्ययन करने वाला होने के नाते उचित है। तो इसमें सबसे उचित बात जो है ना, वो एक संतुलित विचारधारा अपनी बनानी है। इतिहास को अलग अलग नजरिए से देखने वाले लोग हो सकते हैं, लेकिन जो संतुलित बात है, जो सही बात है, वही हमें करनी है। पहले के जो व्यवस्थाकार थे उन्होंने शायद ये सोचा था कि जो गलत चीजें हैं उनको प्रमोट नहीं करना चाहिए, उन्होंने जो कर दिया उसको छोड़ो, लेकिन अच्छी बातों को प्रमोट करें तो शायद भारतीयता के उस मिश्रण को या भारतीयता के उस विचारधारा को हम आगे बढ़ा सकते हैं। यही सोच करके उस समय के इतिहासकारों ने, उस समय के विद्वानों ने भारत के इतिहास की पुनर्रचना करने की कोशिश की थी। आज विवाद चाहे कुछ भी रहो, लेकिन हमें हमारी विचारधारा इसी तरह से रखनी है कि कोई धर्म का इतिहास नहीं है, ये भारत का इतिहास था। भारत के इतिहास में कोई सही हुआ, कोई गलत हुआ, किसी की अपनी विचारधारा थी, किसी के अपने अपने कार्य थे, तो उसको हम छोड़ दें। उसको जो उन्होंने करना था वो कर दिया, लेकिन आगे जो हम हैं, हम उसी तरह से मिलजुल के रहते रहे जैसे हम सदियों से रहते रहे थे। अंग्रेजों ने भले हमें बांटने की कोशिश की हो, लेकिन अब हमें नहीं बांटना है, हमें मिलजुल के रहना है और भारतीयता को आगे बढ़ाना है। ये सर, जैसे सर ने बताया कि संतुलित होकर सोचने की आवश्यकता है। बिल्कुल सर, क्रिटिकल एनालिसिस होने जरूरी है, इसके लिए नकार कोई भी नहीं रहा। नकारात्मक इतिहास भी लिखे जाने चाहिए, व्यंग्यात्मक इतिहास भी लिखे जाने चाहिए, लेकिन फिर भी सर आज आवश्यकता इस बात की है कि हम ब्रॉड माइंड से सोचें। और जो भी इतिहासकारों ने लिखा है, देखो इतिहासकार भी मनुष्य, और इतिहास की सबसे बड़ी कमी ही सर एक है, वो है पूर्वाग्रह। कोई भी कितनी सुंदर घटना क्यों ना हो, उसको देखने वाले व्यक्ति का नजरिया भिन्न भिन्न होता है। तो इतिहास में जो हमें कुछ भी अप्स डाउन दिखाई देते हैं, कुछ भी पॉजिटिव नेगेटिविटी दिखाई देती है, तो वो तथ्यों में नहीं है। तथ्य तो फैक्ट हमेशा सेम ही रहे हैं। वो दिक्कत आई है कब? जब इतिहासकार के द्वारा इतिहास लिखा गया, और जब भी इतिहासकार ने इतिहास लिखा, उसकी भावनाएं उसको प्रभावित किए बिना नहीं रही, जिसके कारण इतिहास के देखने के दृष्टिकोण और नजरिए बदलते चले गए। अब सभी विद्यार्थियों को इस बात की आवश्यकता है कि आप ब्रॉड माइंड होके, अब जागरूक नागरिक होने के नाते
नाते, एक अच्छे नागरिक होने के नाते बहुत ही सकारात्मक ढंग से इतिहास को पढ़िए, सोचिए और अपने विचारों को भी बहुत खुलापन रखिए कि हाँ, ये वामपंथी विचारधारा का लेखक हो सकता है, ये मार्क्सवादी विचारधारा का लेखक हो सकता है, ये दक्षिणपंथी विचारधारा का लेखक हो सकता है, मेरा विचार मेरा है। तो आपको अपने ही विचारों तक सीमित रखना है, किसी भी विचार को आपको अडॉप्ट करने की आवश्यकता नहीं है। और एनसीईआरटी ने जो बदलाव किए, अब चूंकि सरकार की एजेंसी है तो ये मानने तो हमें पड़ेंगे, लेकिन फिर भी इन बदलावों को लेकर आपको अपना व्यक्तिगत जीवन या किसी भी वर्ग के प्रति द्वेष पालने की कोई आवश्यकता नहीं दिखाई देती। आई होप हमारा ये डिस्कशन आपको पसंद आया होगा, और साथ में उन लोगों को जिनका भी आरएस के इंटरव्यू चल रहे हैं, साथ में अभी कुछ दिन बाद इतिहास के और बाकी विषयों के असिस्टेंट प्रोफेसर के इंटरव्यू चलने वाले हैं, उनके लिए बहुत बेनिफिशियरी रहेगा। इसी आशा और उम्मीद के साथ थैंक यू, बाय, धन्यवाद।